नमस्कार दोस्तों, जय माता दी की। मेरा नाम आरजे अभी और फिर से इस कमाल के पॉडकास्ट की सीरीज परचम में आपका स्वागत करने आ गया हूं मैं। मेरे साथ हमेशा की तरह एक कमाल के जो थोड़ा बहुत दूसरे जो कि हमारे साथ हैं, ईश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह फ्रॉम जोटवाड़ा। जयपुर से बहुत सारे लोग जो हैं वो कमाल के बिजनेस लेके बैठे हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं और बिजनेस की बातें हम करने वाले हैं। शहरों की जब बात आती है ना, तो ये होता है कि यार छोटा शहर है, बड़ा शहर है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल आज का कि स्मॉल टाउन या बड़ी सिटी, मेट्रो सिटीज, बिजनेस कहाँ बढ़िया चलते हैं आपके हिसाब से? अभी भाई मैं आपको भाई बोल के मैं भाई बोलूँगा और बुराई मत माना कि जो आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा समझ के बाहर क्वेश्चन है। मतलब ये एक्चुअली है ही नहीं चीज़। जो आपने लाइन बोली है कि बड़ा शहर छोटा शहर, ऐसा बिजनेस में होता ही नहीं है कि आपने बोला कि बड़ा शहर से काम करेगा छोटे शहर से काम नहीं करेगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर ना तो बड़ा शहर चलता है ना छोटा शहर चलता है। बिजनेस में चलती है मेहनत। कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा, आजकल बच्चे भी एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, 12-12 साल के एज के बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बड़ा शहर छोटा शहर नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ये देखिए, राजस्थान से, जयपुर से, इवन मैं बात करूं तो जयपुर के भी आप झुंझुनू से भी काफ़ी लोग निकले हैं जो इंडिया लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने, अगर वो सोचते कि मेरे को तो बॉम्बे जाके काम स्टार्ट करना है, मुझे दिल्ली जाके काम स्टार्ट करना है, तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और माइंडसेट अभी यूथ का ये है कि मैं दिल्ली से काम स्टार्ट करूंगा तो मेरा पूरा इंडिया जाने का, या फिर मैं बॉम्बे से स्टार्ट करूंगा तो पूरा इंडिया जाने का। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपके फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, थिएटर आर्टिस्ट है काफ़ी, उन्होंने छोटी जगह से काम स्टार्ट किया है और आज वो पूरे बॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। वैसे ही मैं बिजनेस में बात करूँ, जयपुर से ऐसे स्टार्टअप बने हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। बहुत से स्टार्टअप है जो जयपुर से ही स्टार्ट हुए हैं और पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो उनका विजन, उनका विज़न, उन्होंने सबसे पहले अपना विज़न क्लियर किया कि हमें करना क्या है। उन्होंने अपना बिजनेस का प्लान बनाया और प्लान बना के उन्होंने जयपुर से स्टार्ट किया। उनका हेड ऑफिस भी जयपुर में है। अगर वो ये सोचते कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरे हिसाब से आज वो ब्रांड नहीं बन पाता। मैंने भी स्टार्ट किया 2020 में स्टार्ट किया, उससे पहले भी काफ़ी स्टार्ट किया। जयपुर से स्टार्ट करना था, दूसरा घर है नहीं, दिल्ली से क्या स्टार्ट करें, खर्चे बहुत ज़्यादा। आज इंडिया में पूरे लोग जानते हैं, इवन टॉप के जो लोग हैं इंडस्ट्री को सब जानते हैं। क्योंकि आपको काम करना है, आपको बड़ा शहर छोटा शहर, ये अगर आप इस दौड़ में रहोगे तो आप ना तो छोटा बिजनेस बना पाओगे ना बड़ा बिजनेस बना पाओगे। तो मेरा कहने का एक ही लाइन है, एक ही सीधी लाइन में आपको बताना चाहूँ कि काम करो और नाम करो, बस। तो शहर मायने नहीं रखते दोस्तों। बात यह है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए कि हमें बिजनेस करना है, शहर नहीं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए या फिर हम उसकी पूरी पढ़ाई करें। तो एजुकेशन जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा बिजनेस करता है, या जिसके पास अच्छा पैसा होता है वो ही बिजनेस अच्छा करता है? ये एक बड़ा सवाल और आता है। आजकल के यूथ जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनके ऊपर ये सवाल है। ये जो सवाल है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। कमी ना, आज आपने दूसरा सवाल आपका हैट्रिक मत कर लेना। नहीं, एजुकेशन और मनी, इसके साथ साथ मेरे को जो लगता है वो है उस चीज़ की नॉलेज। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, सबसे पहले आप नॉलेज लो। नॉलेज के साथ में एजुकेशन तो सब प्रायोरिटी है। एजुकेशन तो सब पढ़े लिखे होते तभी काम स्टार्ट कर पाते हैं, लेकिन काम, जिस भी चीज़ का काम स्टार्ट करो उस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। डीप नॉलेज। आप उस पर रिसर्च करो, देन उस काम को स्टार्ट करो। आपने, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपने वो काम स्टार्ट कर दिया है, देन उस चीज़ का रिजल्ट जीरो होने वाला है। क्योंकि आप सोचो कि मैं पैसे से ही बिजनेस खड़ा कर लूँगा, जब आप उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? आपने पढ़ाई कर ली काफ़ी, आप देखो कि मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज अगर अपन देखते हैं तो एक ऑटो पार्ट्स पे जो काम करे मिस्त्री होती है उनको होती है, क्योंकि उनको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, डीप नॉलेज। जो एजुकेशन नहीं ली उन्होंने, बट उनको नॉलेज है, लेकिन उनका जो लेवल है वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज। क्योंकि आपको एजुकेशन के बाद में आपको प्रैक्टिकली आना ही होगा, देन आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सा भी बिजनेस हो, XYZ, अपन ने रिसर्च नहीं की। आज मैंने स्टार्ट करने से पहले 3 महीने रिसर्च की है इस काम में। अगर मैं रिसर्च नहीं करता इस काम में, पहले कोई, हाँ फ्रेशर था, कूदा मैंने पहले, लेकिन उससे पहले 90 दिन की मेरी प्रैक्टिस है इसमें कि मुझे काम क्या करना है, मुझे बोलना क्या है, मुझे बताना क्या है, मुझे मेरे 5 साल का गोल क्या है। अगर मैंने गोल सेट नहीं किया
और मैंने रिसर्च नहीं की होती तो आज हो सकता है मैं ये काम भी मेरा बंद हो गया होता। तो पहले आपने नॉलेज ली। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आज जैसे स्टूडियो है, ये अब सेटअप मान लो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैंने 5-10 लाख रुपए 15 लाख 20 लाख सेटअप के लिए करूँ क्या चीज़ का? मुझे नॉलेज नहीं, मुझे कैमरा कैसे ऑपरेट करना है, मुझे क्या ना माइक कैसे करना है, तो ये चीज़ की नॉलेज नहीं है। अगर मुझे नॉलेज है तो मैं इस चीज़ को 5 लाख में भी कर सकता हूँ, 3 लाख में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है, मुझे कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि 5-10 लाख 20 लाख फूक देते हैं, बोले कि आप स्टार्ट करना है फिर लॉस हो गया। तो ये कॉमन है अभी। ये आप देखोगे हर 10 जो बिजनेस हुए उसमें से 7 से 8 में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमारा लॉस हो गया है। लॉस होने का रीज़न क्या? लॉस होने का रीज़न यही है, या तो वो किसी पे डिपेंडेंसी उन्होंने कर दी है, या फिर उस चीज़ को उनको नॉलेज नहीं है। तो ये दोनों चीज़ अगर वो हटा देंगे और नॉलेज पे काम करेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो बिजनेस बंद हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब, पिताजी रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है, तो उसको ऐसे नहीं बिजनेस में लगा दिया सारा ही, वो बोल रहे हैं ये ठीक है। तो आपको अगर करना है तो पहले नॉलेज लीजिए, फिर पैसा और जो लोग एजुकेशन लेके बैठे हैं इस बिज़नेस की, वो आपके साथ अपने आप ही जुड़ जाएंगे, फिर ये बिज़नेस और बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से। जब आप नॉलेज एक काम में स्टार्ट करोगे, जो हमने स्टार्ट किया, मैं थोड़ी जर्नी बताऊँ। जब मैंने स्टार्ट किया 3 महीने की नॉलेज के बाद में 3 महीने हमने और निकाले, 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। धीरे धीरे हमारे साथ में एजुकेशन भी आना स्टार्ट हुआ, नॉलेज भी आना स्टार्ट हुई। टीम, नॉलेज वाली टीम भी हमारे पास में, एजुकेशन वाली भी आ गई, और फंडिंग, पैसा और फंडिंग भी आ गई, क्योंकि रिजल्ट दिखा दिया टीम ने। टीम फंडिंग, अब मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है। फंडिंग मीन्स हमने जो मेहनत की है वही पैसा इतना आया कि वो फंडिंग में काउंट हो गया। तो एजुकेशन भी हमारे पास में है, और हमारे पास में एक नॉलेज भी है, और हमारे पास में पैसा भी है। तो तीनों चीज़ें हमारे साथ में आपके नॉलेज पे ही आई है पूरी चीज़। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप काम करोगे, आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सारे लोग आना स्टार्ट होंगे। ये मैटर करता है आपकी नॉलेज पे। कई बार ऐसा होता होगा कि कम एजुकेशन वाले लोग आ जाते हैं कई बार टीम में। एज ए लीडर आपसे मैं एक सवाल इसमें भी डाल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि उस बंदे को नॉलेज बहुत अच्छी, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको पता है कि किसान को अगर इंश्योरेंस लेना है, कि इंश्योरेंस बिजनेस है आपका, अगर उसको किसी इंश्योरेंस की बात समझानी है तो वो समझा देगा, चाहे राजस्थानी में समझाए या उसकी लैंग्वेज में समझाए। बट कई बार ऐसा होता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर रहता है। तो आपको क्या लगता है, जिनको इंग्लिश आती है अच्छी वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या जिनको हिंदी आती है अच्छी वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं इंस्टाग्राम पे जो बड़े बिजनेस के नॉलेज देते हैं, पर देते हैं इंग्लिश में। अब मेरे जैसे लोग तो समझते ही नहीं है क्योंकि हिंदी आती है। वो मेरे जैसे लोग भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि यार ये किसको नॉलेज दे रहे हैं, कि एक्चुअली जिसको नॉलेज लेनी है तो वो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत से ऐसे वर्ड है जो आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर है वो पहले अपना मटेरियल रेडी करते हैं, रेडी करने के बाद में वो चीज़ को वो प्ले करते हैं या उसको पब्लिश करते हैं। तो उसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते कि बोल क्या गया, ऊपर से क्या। मेरे तो बाउंस होते हैं, मैंने बोल क्या रहे, करना क्या है। अगर उनको फॉलो करना होता तो, अगर वो उनको फॉलो, किसी भी एक को फॉलो करता तो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो एक हायर लेवल पे कुछ चीज़ को समझाते हैं और बहुत से लोग समझ भी जाते हैं। इंग्लिश आना मैटर नहीं करता। आपको अगर नॉलेज है तो आप हिंदी में भी वो काम कर सकते हो। अगर अपन एक कॉर्पोरेट की बात करें, अगर आपने मार्केट देखा होगा तो जैसे साउथ साइड में चल जाओ तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, गुजरात में चल जाओ, इवन आप टेलीफोन या फ़ोन से आप कॉल करोगे तो गुजराती में दबाना 1 दबाओ, मराठी में दबाने 2 दबाओ। तो ये लोकल लैंग्वेज भी इतनी प्रीफर कर रही है कि आप उसमें बिजनेस कर, जब कंपनियां, बड़ी कंपनियां इतना काम कर रही है कि आप लोकल लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। आप पंजाबी में जाओ तो पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ इंग्लिश मैटर नहीं करती। आपको बिजनेस या धंधा कैसे बनाना है वो मैटर करता है। आपको नॉलेज है तो उस नॉलेज पे आप काम करो। आप अगर इंग्लिश के पीछे भगोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर मुझे लैंग्वेज ही सीखनी है तो फिर मैं फ्रांस या फिर वो जर्मनी सीख के मैं काम करूँगा ना, किसी को दबाना ही है तो। मेरे को तो जर्मन आती है, जर्मन किसको आती है? अगर आप 100 में काउंट करोगे तो 1-2 को भी नहीं आती होगी। अगर मुझे अपने पैर ऊपर करना है तो ठीक है भाई, मैं 9 महीने 10 महीने 12 महीने करके जर्मन सीखूंगा, एक लेवल करके जर्मन बोलूंगा। मैं मैंडेरियन सीखूंगा, चाइनीज तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वही वो सीख के अपन काम करेंगे ना, तो उससे पैसा नहीं बनता। पैसा इससे बनता है कि आप अगर अपने कस्टमर के मन की बात जान लो, वो क्या चाहता है, उसे क्या नीड है। लैंग्वेज कोई सी भी हो, मैटर नहीं करता। आपको उसके इमोशन तक पहुंचना है कि वो एक्चुअल में आपसे क्या चाहता है। चाहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग, XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको उसके मन की बात जाननी है। वो एक्चुअली काम क्या करवाना चाहता है, या वो उसका मोटिव क्या है। उसको मोटिव का सॉल्व कर लो, आपका आधा काम, मैं बोलता हूँ 90% काम आपको हो जाना है।
इंग्लिश के चक्कर में आप गांव में जाकर आप इंग्लिश बोलोगे किसानों के सामने, वो कहाँ समझेंगे? सही बात है। उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप बात करोगे, उनको समझाओगे, जैसे काफ़ी लोन वगैरह चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट इंग्लिश में कहाँ लिखती है? इवन हिंदी में लिखती है, क्योंकि हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जो सभी जगह चलती है, ठीक है, गाँव में भी, लेकिन गवर्नमेंट में फिर गाँव में लोग जाते हैं जो फिर मारवाड़ी में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव है कि उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना, और वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, आसान आम होनी भाषा में चाहिए, समझ में आए। आम भाषा में समझे, और उस चीज़ को समझने के बाद में वो उस चीज़ पे काम करें, ना कि इंग्लिश के पीछे कि अब आज मैंने जो हमारी जो इंश्योर फास्ट में टीम है, हमने हमारा ऐसा नहीं कि इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, एक दो कैंडिडेट को इंग्लिश आती है, बाकी सब हिंदी में बात करते हैं, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। ये नंबर्स आपको अकाउंटिंग में दिख जाएंगे, ये नंबर पे काम करते हैं, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं जो कस्टमर को समझनी है। बहुत से कस्टमर इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट है वो हैंडल कर लेते हैं। तो ये लैंग्वेज का जो है, ये कहीं बिजनेस में मायने नहीं रखता कि मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए। आज मेरे पास में भी काफ़ी कॉल आते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, मैसेज आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, मैं रिवर्ट तक नहीं करता हूँ। जब अच्छा मेरे को बोलते हैं कि आपने 120 करोड़ कमाए हैं, आपको इंग्लिश, मैंने बोला जब मैंने बिजनेस हिंदी में बनाया ना, तो मैं जवाब भी हिंदी में दूंगा, पैसा भी मैंने हिंदी में बनाया, तो मैं उसका रिप्लाई भी, मेरा सब सारे चीज़ हिंदी में ही होंगे, और मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। नहीं, बिल्कुल शर्म की बात ही नहीं बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी शर्म नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती। बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ दुबई गए थे अपने, एक दुबई गए थे तो दिल्ली का बंदा फुल इंग्लिश बोल रहा, इंग्लिश बोलते जा रहा, हम सुनते जा रहे हैं। मैं ठीक है भाई साहब, मज़ा आ गया सुनने में। मैं कहाँ से सीखा आपने, कितने का कोर्स किया? अरे नहीं यार, कोर्स क्या, ये तो इंग्लिश है, कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं बढ़िया बात, धंधा कितना करते साहब? वो धंधा कर लेते हैं इतना। अरे भाई बढ़िया बढ़िया। फिर एक तीसरा भाई साहब आए जो हमें जानते थे, उनको जानते थे, उन्होंने धंधे की लैंग्वेज में बोल दिया कि जो इंग्लिश आती है, बोला आप इनसे एटलीस्ट 5 साल पीछे, और ये भी 2 साल से इंडस्ट्री में, और वो जो थे इंग्लिश बोलते भाई साहब, वो 10 से 15 साल से इंडस्ट्री में। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आज उनको इंग्लिश आती है, 15 साल से इंडस्ट्री में, लेकिन अपने से 5 से 7 साल पीछे हैं। तो मोटिव यही है कि आप काम करो, किसी भी लैंग्वेज में करो, कहीं पे भी करो, घर से करो, मार्केट में करो, लेकिन काम करो। आपके कस्टमर को समझने वाली कस्टमर के होनी चाहिए। आप कस्टमर केयर में, कभी आप कस्टमर केयर में जाना, मतलब काफ़ी वो है बीपीओ, उनकी एक बार उनसे पूछना, लोग बाग मारवाड़ी में भी बात करते हैं। आप सभी से अपने जो यहाँ बैठे होंगे लोगों ने, सबसे अलग अलग लैंग्वेज में लोग बाग बात करते हैं। जैसे आप जोटवाड़ा साइड में चल जाओ, मारवाड़ी में बात करेंगे, सेम एज की मारवाड़ी में बात करेंगे। वहीं आप गुजराती में चल जाओ, लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। उनको लैंग्वेज इंग्लिश नहीं कि इंग्लिश आए तो ही मैं बात करूँ, किसने बोला कि यार इंग्लिश आनी चाहिए तो ही वो बात करेगा? फ्रेंडशिप नहीं होगी, दोस्त नहीं बनेंगे, मैटर नहीं करता। बहुत से लोग आप देखो, अश्विनी ग्रोवर साहब है, वो हिंदी में इतना अच्छा, फुल हिंदी में यार। अब उनका लैंग्वेज वो बोलते हैं कि जो हिंदी में मज़ा है ना, वो किसी में नहीं। हिंदी में आप अपनी मन की बात बोल सकते हो, इंग्लिश में आप बोलोगे तो अगले को समझ में नहीं आएगा। हिंदी में इमोशन के साथ में समझ में आएगा कि बोलना क्या चाहते हैं। राइट। तो देखिए, जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस आना चाहिए, बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों से हम बात करेंगे उनको इंग्लिश नहीं, आपको बात करनी है आपके कस्टमर से। तो जिस भी भाषा में आपके कस्टमर को आपकी बात कन्वे हो जाए, पहुंच जाए उसके मन तक, उसको समझ में आ जाए, उतनी आसान भाषा में बात कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपके किसी ऐसे दोस्त या बिजनेस में के ऐसे टीममेट को लेके आइए जो कि उसको समझा पाए, क्योंकि तभी आपका धंधा चलेगा। धंधे की तो यही है। अब देखिए, एक और बात मैंने शुरुआत में कही थी, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि पिताजी रिटायर हो गए हैं, या हमारे पास सेविंग है पुरानी, तो पैसा वो है, उसको एक साथ डाल देते हैं, या फिर दूसरा रास्ता अपनाते हैं बिजनेस के लिए, लोग लोन लेते हैं। सो क्या सही तरीका है बिजनेस को चलाने का, कि हम लोन लेके पैसा और फिर बिजनेस चलाएं, या फिर हम सेविंग्स जो हैं उन्हीं का यूज़ करें, या कोई और? आपका जैसे मेरे 3 सवालों में आपका हर बार एक अलग एंगल था, तो इसमें भी क्या अलग एंगल है? इसका भी एक अलग एंगल है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बताऊंगा मैं, कि स्टार्टिंग में ना तो आप लोन लो, बैंकिंग लोन, ना आप अपने फादर से आपने बोला रिटायर हो गए उनका पैसा लगाना है, ज़्यादातर करना 80% ये लोग करते हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैंने, वैसे तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, मैंने क्रेडिट कार्ड काफ़ी यूज़ किए। 45 दिन का टाइम मिलता था, क्रेडिट कार्ड दोस्तों के ले लिए, आप जैसे भाई काफ़ी हैं जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उनके पास 8-8 क्रेडिट कार्ड, और एक लिमिट 1 लाख रुपये। 45 दिन का टाइम है, उस क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ करो, वापस में आप उसको वापस फिल कर दो। अगर मैंने लोन लिया होता या फादर के पैसे लिए होते
तो वो अगर मैं लोन की बात करूँ तो मैं इतना कर्जे में आया था कि उस लोन को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। और स्टार्टिंग में गलती यही करते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए वो लोन तो ले लेते हैं, बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस के लिए रिजल्ट आना चाहिए, आपकी सेल्स पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स फोर्स अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितना ही लोन लो, उससे आपका वैल्यू कभी ऐड नहीं हो पाएगी। और वैल्यू ऐड नहीं होगी तो आपका जो लोन है वो लोन आप उस कर्जे में इतना आ जाओगे कि आपको शट डाउन करना पड़ेगा। तो फादर साहब ने भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया और मैंने भी उनसे नहीं लिया, क्योंकि एक ये ईगो वाली बात आ गई थी। क्योंकि ईगो ये था कि मुझे फैमिली को गलत साबित करना था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उनसे पैसा नहीं लिया, वो दे भी देते बट लिया नहीं, ना लोन लिया। लोन अगर लोन पे कदम उठाता तो जाहिर सी बात है कि एक टेंशन होती है मुझे ईएमआई की। और बहुत से स्टार्टअप में यही होता है कि लोन लेने के बाद में ईएमआई की टेंशन खा जाती है कि यार महीने के एंड में लाख रुपए की ईएमआई आनी है, जैसा जितना लोन है 50,000 की ईएमआई आनी है। अब वो ईएमआई फुलफिल करेंगे, लेकिन वो अगर उनकी सेल्स पावर जीरो तो वो अर्निंग कहाँ से करेंगे? अर्निंग हैगी नहीं, उनकी अर्निंग है नहीं, तो वो अपना ईएमआई दे के अपने स्टार्टअप को वो बंद करने का घर पा जाएंगे, खुद ही मार लेते हैं क्योंकि वो कर्जे में आ जाते हैं। उनका एक माइंड, फ्री माइंड से अगर जो कैंडिडेट काम करेगा स्टार्टिंग में, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, फ्री माइंड से आप काम करो, आप प्लानिंग करो, फर्स्ट ईयर की प्लानिंग करो, फिर फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट थर्ड ईयर की, 5 ईयर की प्लानिंग करो कि मुझे कहाँ तक स्केलिंग कैसे हो। अगर आपने स्केलिंग कर ली, पैसा भी आपके पास ऑटोमेटिक लौट का आएगा, क्योंकि काम उस हिसाब से और स्केलिंग नहीं किया आपने, लोन लिया है तो लोन इतना हैवी होगा कि आप 5 साल में लोन ही फ्री नहीं कर पाओगे। बिजनेस से कहाँ चलेगा? तो स्टार्टिंग में किसी चीज़ की नीड नहीं है। आप सोर्सिंग ऐसी जगह से करो जहाँ आपका ना तो ब्याज लगे और आपको आराम से उसको चुकाने का टाइम मिले। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड से किया, मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि क्रेडिट कार्ड में आपका अकाउंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है कि आपने 15 क्रेडिट कार्ड ले लिए, कब उसमें फिल करना है, कब नहीं करना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने काम स्टार्ट किया था और मैंने किया। अगर लोन के चक्कर में तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि लोन स्टार्टिंग में ले। तो धंधा चलाने के लिए मतलब ये समझ लें हम, स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, आपका काम बढ़ेगा, आपको उस चीज़ के पैसों की नीड पड़ेगी, तब आप ले सकते हो। वो भी तब जब आपका काम चल रहा हो, आप उस चीज़ को सक्षम हो कि मैं 50,000 की ईएमआई दे सकता हूँ, तब तो आप लोन लो। और उससे पहले आप लोन लोगे तो आप अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को ख़राब कर चुके होंगे। मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे कि आपने बताया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि 10,000 में भी धंधा स्टार्ट हो सकता है? ज़रूरी नहीं है 10 लाख लगाएं, या किसी भी, जितना मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास अभी 5,000 रुपये, इसमें भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख हो या उतना लाएं। तो वो आपकी पहले स्केल तय करो आप कि कितना बड़ा हमें लेना है। आपको पहले पूरा पाइपलाइन मैनेज करना है कि मुझे बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, या मेरा ड्रीम कहाँ तक कि मैं यहाँ तक इसको लेके जाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। आपने अगर आपका पूरा पाइपलाइन सेट कर लिया है कि मुझे मेरा नेक्स्ट 3 ईयर का मेरा या 1 ईयर का मेरा यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये तो करना ही करना है जो कुछ भी हो, तो उससे क्या है कि आपका जो 5,000, 10,000, 15,000 वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे रिजल्ट निकल के आएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके पास में फंड आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने जो टीम रखी है वो टीम कितना काम कर रही है। आपको जो इन्वेस्ट करना, मैं बोलता हूँ आप टीम पे इन्वेस्ट करो। टीम पे आप इन्वेस्ट करोगे, आपके पास में ऑटोमेटेड फंड आना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो काम करेगी। आज हमारा होता है कि हर महीने में 5-7 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट हम नए हायर करते हैं, और हायर क्या हम एक फैमिली बनाते हैं कि वो फैमिली, नई फैमिली आ रही है, उनको हम 1, 1.5, 2 महीने में एकदम ट्रेंड करें, तीसरे महीने से उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और रिजल्ट भी ऐसा आता है आप सोच नहीं सकते। और फ्रेशर कैंडिडेट हम थोड़ा प्रीफर करते हैं। आपने टीम की बात की, मैं जानना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट की बात की। एक बिजनेस में सबसे सही इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? क्या हम जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे ध्यान दें, इस पे हम फोकस करें, या फिर हम हमारे बिजनेस पे कौन सा चीज़ आएगी उस पे पैसा लगाएं, उन पे ध्यान दें, या हम लोगों पे इन्वेस्ट करें? कौन सी चीज़ है इन तीनों में से जो हमारे टाइम को इन्वेस्ट करने में हमारी मदद कर सकती है, बिजनेस का परचम लहरा सकती है? देखो, बिजनेस के अंदर आपने 3-4 बातें बोली है कि इन्वेस्टर पे ध्यान दें, या बिजनेस पे ध्यान दें, या टीम पे ध्यान दें। टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें हमारा सबसे ज़्यादा? देखो, इन्वेस्टर तब आएगा जब आपका बिजनेस अच्छा होगा या आपकी टीम अच्छी होगी। इन्वेस्टर तभी आपके पास में आना स्टार्ट होगा। आपका क्या नाम है, स्केल कैसा है, आपका सेल्स कितना है, आपकी अकाउंटिंग कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है। इन्वेस्टर तो मेरा मानना है कि 2-3 साल का बाद का स्टेप है, 1 साल में तो इन्वेस्टर आएगा नहीं। वो तो बिजनेस पे डिपेंड करता है आपकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, आपने टीम मैनेज कैसे की है। तो सबसे पहले आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आप अपने स्टार्टअप को मैनेज करो।
उसमें टाइम दो, उसमें टाइम दो कि उनके साथ टीम के साथ बैठो, उनके उनके जो वर्क कर रहे हैं कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो। मतलब मॉड्यूल पे ध्यान देना। मॉड्यूल पे ध्यान दो, आपका बिजनेस क्या है कि B2C है B2B है, जो भी मॉड्यूल है कहाँ दिक्कत आ रही है उसको मैनेज करना स्टार्ट करो। टीम पे आप इन्वेस्ट करो, आप टीम पे इन्वेस्ट करोगे जाहिर सी बात है टीम किसके लिए काम करेगी, बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटेड आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। उसके बाद में कहीं आपका सारा जो सिस्टम सेट होता है उसके बाद मुझे लगता है कि इन्वेस्टर ऑटोमेटिक आपको खुद ही अप्रोच करने आपको इन्वेस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका धंधा इतना स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टर आपके पास में आएगा। और ये मान के चलो कि मैंने ये देखा कि आप इन्वेस्टर को जितना सर्च करो, इन्वेस्टर आपसे कई जो ज़्यादा स्टार्टअप को सर्च कर रहा है, तो उसको भी जो इन्वेस्टर उनको भी इन्वेस्ट करना है, उनको भी एक अपना वैल्यू बनानी है। तो वो वैल्यू आपने अगर अपनी वैल्यू बना ली और अपने मार्केटिंग कर दी तो ऑटोमेटेड वो आ जाने आपके पास में। सही बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंश्योर फास्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन से टीममेट्स को समझाने में आती है, जो कौन से मतलब सेल्स टीम है, टेक्निकल टीम है, या कौन सी टीम है? जब आपने टीम का बात बोली तो वो भी देखेंगे ही, आपकी टीम भी देखेगी, तो सबसे ज़्यादा किसको परेशानी आती है समझाने में कि अरे यार ये जो है ना ये बार बार आ जाते हैं और इनको मुझे बार बार एक ही चीज़ समझानी पड़ती है, पर उसका आपने इम्पैक्ट भी देखा, उनको नहीं पता होगा बट आप क्यों करते हैं, तो कोई टीम की ऐसी चीज़? टीम में क्या होता है कि सर पॉलिसी कटने के बाद में जो पॉलिसी सेल हो गई उसके बाद में उसको मैप करना होता है कि अपने सिस्टम में मैप करना होता है। तो मुझे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को समझाना पड़ता है। लड़कियां एक बार में समझ के काम कर रही है, वो इतने तूफानी काम कर रही है आप सोच नहीं सकते। मैंने उनको बताया वो सब डन। लड़कों को बताता हूँ वैल्यू खत्म कर दी उसकी, यार भाई पॉलिसी सेल करिए, क्या तूने 10 रुपये की पॉलिसी कर दी, तो ऐसा गलती हो गई। तो जो बैक ऑफिस में जो कैंडिडेट है, 1-2 कैंडिडेट हैं वो काम करते हैं, उनको डांटते हैं, हल्का सा डांट भी देते हैं, फिर मना भी लेते हैं कि भाई नाराज़ ना हो, काम को ऐसे करना है। कुछ सेल्स कैंडिडेट भी है जिनको समझाना पड़ता है, न्यू कैंडिडेट को समझाना पड़ता है। लेकिन जो बैक ऑफिस के मैंने आपको 1-2 कैंडिडेट बताए उन पे तो मैं ऐसे चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं चिल्लाता है, बट ठीक है थोड़ी देर में हंस लेते हैं। पर कई बार चीज ऐसे होता है कि हम उनको समझाते हैं, इसके जरिए हम बाकी टीम को अपने आप ही समझ में आ जाते हैं, ये नहीं करना, ये गलती तो मुझे करनी नहीं है भाई, इसमें तो बरस जाएंगे सर। इसमें तो फुल फ्रेश रेडी बैठे, तो वो जो पास वाले कान लगे, अगर अच्छा मैंने किसी को समझा रहा हूँ और थोड़ा उसमें चिल्लाया ना, तो सारे ऑफिस वाले कान एक कान से गलती किस चीज़ को हुई है, पहले इस गलती को पकड़ो, उस गलती को पकड़ के वो दूसरी गलती को करने की सोचते ही नहीं है कि ठीक यार ये गलती तो करनी नहीं है क्योंकि इसमें तो होगी बेइज्जती। सही बात है। तो वो मेन ये है, कमाल की चीज़ है, तभी एक बिजनेस का परचम लहराता है और तभी जैसे आप देख रहे हैं इंश्योर फास्ट कोई ब्रांड कहलाता है। सो आरजे अभी जल्दी ही मिलवाएगा, अब टीम की बातें हो गई हैं तो मैं चाहूँगा कि हम टीम से भी मिलें जल्दी। तो अब टीम से मिलना सर, टीम आपको ऐसी टीम मुझे लगता नहीं है कि कहीं मिलेगी आपको, क्या हर तरह की टीम है, हर तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कुछ मेरे से बड़े भी हैं जिन्होंने काम को संभाला है, छोटे हैं जिनको मैंने संभाला है, और सब ने मिलके मुझे संभाला है, इंश्योर फास्ट बनाया है। सही टीम में आपको, टीम में अभी सभी चल रहे हैं अपन, तो मज़ा आएगा सर टीम के साथ काम करने। तो आने वाले पॉडकास्ट में आप परचम सीरीज के देखेंगे इंश्योर फास्ट की टीम किस तरीके से काम करती है, कहाँ पे हम जाते हैं, कहाँ ऑफिस है, और किस तरीके के लोग हैं। और जैसे अभी वाकया सुनाया कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि बड़े कमाल के होते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा मजाकिया भी होते हैं। उनमें मेरे ऑफिस में मैं आता हूँ उस गिनती में कि मैं डांट भी खाता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, पर हाँ ये है कि जब जिम्मेदारी आती है तो चीज़ें फिक्स होती है। एक बार समझा दो यार ढंग से, हम कर लेंगे काम। सो दिस इज इट, आज के पॉडकास्ट में बड़ा मजा आया, कमाल की बातें हुई। ईश्वर सिंह जी से फिर से मुलाकात होगी परचम सीरीज में। मेरा नाम आरजे अभी, थैंक यू सो मच। ये कमाल का जो इसमें, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे 4 एपिसोड देख लिए इन्होंने, इसमें क्या है, इसमें नींबू पानी है, ठीक है। जय माता जी।